नाम बुलाना है, कंधे पे उसको मारना है। हेलो भैया ठीक हो, हेलो भैया ठीक हो। इस तरीके से देखना है कि होश में है या नहीं है। उसके बाद देखना है कि व्यक्ति की सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। मुंह के पास, नाक के पास हाथ लगा के। तीसरी चीज, ये इसी ऑर्डर में करना है हमें। तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि कहीं पे नस या जिसको पल्स कहते हैं मेडिकल भाषा में, वो हमें कहीं पे महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही हो या नहीं हो रही हो और व्यक्ति बेहोश है तो सबसे पहले हमें इनके छाती पे, जो छाती की हड्डी होती है जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं यानी कि स्टर्नम, इसके निचले हिस्से पे अपने हाथों के बेस पे रख के, अपनी हाथों उंगलियों से उंगलियां मिला के कोने को सीधा रखते हुए छाती को दबाना है, ताकि दिल अगर काम नहीं भी कर रहा है तो हम बाहर से दिल को दबा के ब्लड की पंपिंग कर सकें। 1 मिनट में 100 से 1 करने का टारगेट इसको रखना है। हर 30 बार करने के बाद एक बार हमें सिर को पीछे और चिन को ऊपर करके मुंह से बाहर से सांस व्यक्ति को प्रदान करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास सहायता है, इस तरीके का अम्बू बैग है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है और 2 या 3 लोग हैं, तो इस तरीके से मरीज को ऑक्सीजन और श्वास प्रदान किया जा सकता है। मैं फिर से वही बताना चाहता हूँ, ऐसा करने से जिस भी कारण से इनको बेहोशी, दिल रुकना या पल्स आना या सांस रुकना जिस भी कारण से हुआ है, ये उसका इलाज नहीं है। ये सिर्फ ये सीपीआर सिर्फ इसके लिए है कि अस्पताल तक इलाज होने तक इस व्यक्ति को हम सुरक्षित रख सकें। कि एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद, मतलब 1 मिनट से 2 मिनट करने के बाद या 30 बार ऐसी छाती दबाने के बाद हमें चिन को पीछे करके, ऊपर करके, सिर को पीछे करके अपने ही मुंह से उनके मुंह में श्वास प्रदान करेंगे, ताकि हम छाती को ऊपर उठ रही है नहीं उठ रही है, मतलब बराबर से सांस उनके फेफड़ों में जा रही है नहीं जा रही है, ये हम देख सकें। ठीक है, ये तब तक करते रहना है जब तक या तो आप अस्पताल न पहुंच जाए या तो मरीज को होश न आ जाए। ठीक है, ये तब तक करते रहना है। फील्ड में इससे ज्यादा और कुछ हम एक्सपेक्ट। इस तरीके से श्वास प्रदान करने हैं। दो बार सांसें देनी है और उसके तुरंत बाद जितने जल्दी हो सकता है छाती को दबाना फिर से शुरू करना है। आइडियली इतना जोर लगाना चाहिए कि छाती व्यक्ति की 1 से 1.5 इंच नीचे जाए और ऊपर आए। इसमें महत्वपूर्ण है कि वापस छाती ऊपर आने का हम समय दें, नीचे ही ना दबा के रखें उसको। बहुत तेज करना, बहुत धीरे करना, ये दोनों नुकसानदायक हैं। 100 से टू ब्रीथ देना, जैसे कि कोई अपना घर का पर्सन है, उसको खुद मतलब बिना कपड़ा या कुछ भी करे डायरेक्ट भी दे सकते हैं। यदि कोई अननोन पर्सन है उसके लिए कोई हैंकी वगैरह साफ कपड़ा करके दे सकते हैं। हाँ, अपने को पेशेंट अगर रोड पे मिलता है तो वहाँ पे हमारे पास ये अम्बू बैग तो नहीं होगा, इसलिए हमें पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीथ देनी है। तो आपके पास कोई हैंकी या कोई साफ कपड़ा हो तो आप उसको कवर करके पेशेंट को नोज को क्लोज करना है, फिर उसको 2 ब्रीथ देनी है। 30 कंप्लीशन के बाद 2 ब्रीथ देनी है। आपकी सबसे बड़ी जो मांसपेशी रहती है अपने शरीर में, 2 पैर और पीठ रहती है, ये सबसे स्ट्रांग हिस्सा रहता है अपने शरीर का। ये ज्यादा से ज्यादा ट्रॉमा झेल सकता है आपके जो अंदर के अंग हैं उनको बचाते हुए। पीठ पे चोट लग जाए, हार्ट, फेफड़ा, ये सब बच सकता है। आपकी गर्दन बचेगी, आपका सिर बचेगा। जान बचने की सबसे ज्यादा संभावना इस पोजीशन में रहेंगे। मरीज को, पेशेंट को सबसे पहले सीधा करना है बिना कोई जोड़, बिना कोई हड्डी ज्यादा खींचे हुए, मिनिमल मूवमेंट के साथ जो आप पेशेंट को सीधा कर सकते हैं वैसे सीधा करना है। पैरों को सीधा करना है। आसपास जो भी ऐसी चीज, टुकड़ा हो, डिब्री हो या कोई सामान पड़ा हो जिससे मरीज को और चोट लग सकती है, उसको दूर करना है। हाथों को जोड़ के पेट पे रखना है। उसके बाद पैरों को साथ में लेके घुटने से उठाना है, ताकि जो नॉर्मल जॉइंट का जो नॉर्मल मूवमेंट होता है उसको हम एक तरीके से सिमुलेट करेंगे। ठीक है, अपने खुद के पैरों से मरीज के या विक्टिम के पैरों को जोड़ना है और हाथ खींच के इस तरीके से उठाना है। इस चोट लगने, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी तरीके की चोट नहीं लगेगी, बट इस तरीके से उठाने में चोट लगने के चांसेस सबसे कम है, चोट बढ़ने के चांसेस। उसके बाद एक हाथ आपके कंधे पे लेना है और उसको
पैरों के बीच में अपना दूसरा हाथ फंसा के इस तरीके से उठाना है। तो और एक हाथ आपका फ्री रहना चाहिए, जो हाथ आपका पैरों के बीच से जा रहा है उसी से हाथ को पकड़ना है। इस ड्रिल को दोबारा नगर जो अपना SDRF द्वारा आइडियली आपको ऐसे मरीज के साथ सहायता मांग लेनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आपके पास कोई भी सहायता नहीं है, आपको अकेले ही कुछ करना है। तो इस तरीके से स्ट्रेचर तक मरीज को पहुंचाना है। देखिए ये फाइन डिटेल, ये सब 2-3 सिंपल चीजें ध्यान में रखना है। डैमेज और नहीं बढ़ाना है, पहली चीज। दूसरा, जो चोट लगी उसके इलाज करने की कोशिश नहीं करनी है कि यह हड्डी टेढ़ी दिख रही है, मैं इसको खींच के सीधा कर दूं। आपका वो काम नहीं है। आपका काम है पहली सहायता यानी कि फर्स्ट एड देना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसको, ऐसे विक्टिम को, मरीज को आप हॉस्पिटल पहुंचाए जहां पे सबसे अच्छा इलाज हो सके। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना। उठाएंगे तो उसकी चोट और बढ़ सकती है और उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से आप कार्रवाई करेंगे तो उसे नुकसान नहीं होगा और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। तो इसे बोलते हैं ह्यूमन क्रंच। इसमें क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है पैर में और किस प्रकार से उसको मदद से किस प्रकार से लेके जाया जाता है। चलो, ये कौन सी मेथड है, क्या मैंने बताया, ह्यूमन क्रंच। अब उसके बाद में आता है वन हैंड कैरी। इस प्रकार से वन हैंड की मदद से, पैर आगे करो, इस प्रकार से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाउन कर लो। ठीक है। अब इसके बाद में आता है फोर हैंड कैरी। इसमें क्या होता है, एक पैर में चोट लगी होती है तब जाके हम 2 मैन कैरी का इस्तेमाल करते हैं और एक हाथ से रेस्क्यूअर उसको पैर को पकड़ के रखता है। अब तो पकड़ बनानी है और पकड़ बनाने में इसका एक पैर यहां रखना है और दूसरी तरफ दूसरे पैर पे गैप में डालना है और इसको ऊपर उठाना है। अब यहां से क्या है, आप जितने भी दूर इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। डाउन करो। इसमें आपको क्या है, दोनों हैंड्स को उसको पकड़ना है। अगर बाय द वे अगर ये रेस्क्यूअर बेहोश है तो ये क्या है, पीछे की तरफ नहीं जाएगा। ध्यान रखना है आपको इस प्रकार से। अभी सर, अगर इस प्रकार से विक्टिम लेटा हुआ है तो आप सबसे पहले इसके घुटने को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों का क्रॉस बनाएंगे। अब इसको क्या है, ऊपर सीधा डायरेक्ट यहीं से आप कंधे पे लेंगे। अब जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये वाला हैंड जो है आपको इस प्रकार से कमर पे रखना है और इसकी जो गर्दन है, इसका गर्दन क्या है, यहाँ पे आपको इसको सपोर्ट देके रखना है इस प्रकार से। तो आप काफी दूर तक बहुत ही आसानी से इसको लेके जा सकते हैं। स्ट्रेचर के ऊपर माउंट करेंगे विक्टिम को, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये विक्टिम लेटा हुआ है। अब इसको स्ट्रेचर पे अगर सपोज इसको, अभी हमें कुछ मालूम नहीं है इसको क्या हुआ है, कहाँ चोट लगी, स्पाइन पे लगी है या पसली पे लगी है या सिर में लगी है। अब हमें इसको स्ट्रेचर पे ले जा करके अगर हम ऐसे उठाएंगे तो उसको चोट लग सकती है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से विक्टिम को रखेंगे, स्ट्रेचर को 4 रेसकर उठाएंगे, इस प्रकार से स्ट्रेचर को फंसाना है और फिर इसको उठाना है और अच्छी तरीके से स्टेप को लगाना है। जो इसके स्टेप है, ले जाते समय क्या है, कभी भी ये पोजीशन लो, रेस्क्यूअर पोजीशन। अब 1 2 अप में इसको एक साथ उठाना है। अप गो कान को, और इस प्रकार से आपको पूरे मैदान में इस प्रकार से लेट जाना है।
अगर आप कमरे के अंदर हैं, खड़े जाओ आप, अगर आप मकान के अंदर हैं किसी, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण इस मायने में है कि इसमें जो बातें बताई जाएंगी विजुअल भी होगा, इसमें जो बातें बताई जाएंगी वो हमारे लिए आवश्यक है। एक नागरिक के रूप में हमें वो चीजें जाननी जरूरी हैं। हमारे आसपास के परिवेश में हमारे पास किसी भी तरह की कोई आकस्मिक घटना होती है, कोई आकस्मिकता की परिस्थिति पैदा होती है, तो हमें जानना चाहिए कि हमें किस तरह का हमारा रिएक्शन होगा, किस तरह का, कहां पे किस तरह का हमारा आचरण होना चाहिए। और जब हम इस चीज से अवगत होंगे तभी हम खुद की सुरक्षा कर सकते हैं और हमारे साथ के जो लोग, जो हमारे परिवेश में, जो हमारे आसपास में, उनके हम मदद कर सकते हैं। इसलिए आज का खास तौर पे जो अगले 1 घंटे आपको जो कुछ बातें बताई जाएंगी वो एक व्यक्ति के रूप में, एक नागरिक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। हम जानते हैं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बातें आपको आने वाले समय में भी, इस कार्यक्रम के बाद में भी बताई जाएंगी। अभी आने वाले 4 बजे से एक मॉक ड्रिल होगा और उस मॉक ड्रिल में जो भी निर्देश दिए जाएं, आगे उसमें जो चीजें बताई जाएं, उनका हमें पालन करना है। एक सजग नागरिक के रूप में आकस्मिक परिस्थितियों में हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन चीजों पर आज चर्चा की जाएगी। जैसे कि आज 7:30 बजे के आसपास जब सायरन बजाया जाएगा तो सायरन 2 तरीके के बजेंगे। उसमें पहला जो सायरन होगा वह सायरन एक अचानक उसकी लय जो होगी थोड़ी सी अप्स डाउन्स रहेगी, उसके हिसाब से वो एक किसी भी तरह की एक खतरे का संकेत हो सकता है। उस समय सभी तरह की लाइट्स और बाकी चीजों को बंद करना है। उसमें हमारा किस तरह का प्रतिसाद रिस्पॉन्स होगा, एक समान परिस्थितियों में कैसा हमारा आचरण होगा, एक समान तरीके का एक ही ट्यून पर अगर बजता है, खासतौर पे एक ध्वनि आती है, तो उस समय एक समान स्थिति का वो सूचक है। तो इन सारे चीजों से आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन अभी की जो खासतौर पे जो एक आपके सामने जो इसको वर्कशॉप कह लें, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कह लें, इसका उद्देश्य है कि इन परिस्थितियों में जो आकस्मिक परिस्थिति में होती है, तो अगर इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी कोई आपदा आती है कि इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या पैदा होती है, उस परिस्थिति में कैसे हम अपने व्यवहार से, अपने जागरूकता से कैसे बचा सकते हैं। हम जानते हैं कि जैसे कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स में 80 से 90% लोग ज्यादा ब्लीडिंग के कारण मर जाते हैं, क्योंकि ले जाने वाले को जो उनको कैरी करते हैं या उनको जो एम्बुलेंस तक ले जाते हैं या हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, उनको इस बात का पता नहीं होता कि वो कैसे ले जाना है, किस तरीके से उनके हम पट्टी बांधेंगे, किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। जो प्राथमिक उपचार है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो आज के इस कार्यक्रम में इन बातों से हमें अवगत कराया जाएगा, जो हमें एक सजग नागरिक के रूप में जिन्हें जानना जरूरी है। खासतौर पर अभी जो कार्यशाला होगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, हमारे ज्ञानवर्धन के हिसाब से, हमारे दैनिक उपयोगिता के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से, सतर्कता के हिसाब से, सजगता के हिसाब से। इसलिए हम लोग ध्यानपूर्वक इसे देखें और फिर बाद में 4 बजे के बाद आज जब मॉक ड्रिल का कार्यक्रम होगा अलग अलग जगहों पे, तो उसमें भी जो कुछ निर्देश होंगे, आने वाले समय में आपको जो कुछ निर्देश मिलेंगे, उसका भी पालन हम स्वयं करें और अपने आसपास के परिवेश में उसका पालन सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद। बता देता हूँ आपको कैसे उन पर रिएक्ट करना है। एक्चुअली जब भी हवाई हमला होगा हमारे पास 2 परिस्थितियां होंगी, या तो दिन में होगा या रात में होगा। हमारे पास फिर 2 परिस्थितियां होंगी, या तो हम बाहर होंगे या घर होंगे। अगर दिन में अलार्म बजता है तो वो अलार्म कैसा होगा, अलर्ट का, येलो अलर्ट पुलिस के काम का, पुलिस को येलो जो अलर्ट है वो मिलिट्री की तरफ से आएगा और पुलिस तक के लिए मतलब है। रेड अलर्ट और ग्रीन अलर्ट का मतलब जनता तक है, इसको जनता तक पहुंचाना है। तो मैं ये अलार्म अलग अलग सुनाई देता हूं आपको, जो रेड अलर्ट का अलार्म कैसा है और ग्रीन अलर्ट का अलार्म कैसा है। जब रेड अलर्ट का अलार्म होगा, अगर आप मैदान में हैं तो अपने आप को इस तरीके से सुरक्षित रखना है। अगर बाहर हैं, घर से बाहर हैं, और घर के अंदर है तो वो भी तरीका बताएं। और अगर रात में अलार्म अलर्ट होता है, रेड अलर्ट होता है, तो आपको लाइट्स बंद करनी है, नहीं टारगेट नहीं देना है। फिर एक चीज ये आती है कि वो टारगेट या डैमेज जो होगा, जो भी मिसाइल्स आएगी, जो भी आपके ऊपर बम
जिस तरह की उम्मीद करते हैं वो गिरेगा, तो उसका डैमेज आप नहीं रोक सकते। और डैमेज के बाद जो जन हानि है, जो मानव क्षति है, जो उसके बाद कैजुअलिटी होंगी या उसके परिणाम स्वरूप, वो हमें रोकने के लिए प्रयास बताए गए। तो मैं आपको पहले रेड जो सायरन है उसकी आवाज सुनाई देता हूँ। रेड सायरन आज ड्रिल होगी इसकी 7:30 to 7:42, 7:30 बजे से 7:42 तक आज रात्रि में इसकी ड्रिल होगी। ये तो जब रेड अलर्ट जो आएगा, रेड अलर्ट का सायरन जब बजेगा 7:30 पे, उसको समझना है कैसा है, ये फ्लक्चुएट करेगा धीमा तेज। और ग्रीन सायरन नॉर्मल बजेगा 2 मिनट तक, मैं आपको सुनाई देता हूँ। तरह ये अलार्म 2 मिनट तक अच्छा मापदंड है। जो भी आपको सिखाया गया है, ये सिखलाई सिर्फ आप तक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इससे बचाव आम जनता को करना है। तो सारे पुलिस वालों को, सारे मीडिया के बंधुओं को या बाकी प्रशासन के अधिकारियों को और हर एक उस व्यक्ति को जो कि अपने शहर में रहता है, उसको आना चाहिए, वहां तक ये बात पहुंचे। इसके अलावा ये ग्रीन से जो सायरन है उसकी आवाज सुनाता हूँ, जो कि अपने उसके बाद अलर्ट बंद होने का रहेगा। उम्मीद है आप दोनों का फर्क और अंतर समझ गए होंगे। रेड अलर्ट में ऊपर नीचे होगा फ्लो, ऊंचा नीचा बजेगा, और ग्रीन अलर्ट में यानी जो पीस होगी, शांति होगी, या आपको जो अलर्ट समाप्त होगा उसका एक नॉर्मल फ्लो में सायरन 2 मिनट तक बजेगा।